आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। नाम है प्लास्टिड्स। इसके पहले हम लोगों ने लगभग 2-3 प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ चुके। चलिए, तो उसी में से उसी जैसा ही एक हमारा और है, हमारा सेल ऑर्गेनेल्स, नाम है प्लास्टिड्स। देखा जाए, लिखा हुआ है प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। देखिए, हर एक चीज़ इसमें जो लिखा हुआ है ना, चाहे ये पूरे नोट्स का किसी भी टॉपिक का बात हो, वो सबका सब आपके एनसीईआरटी बुक से लिया हुआ है, पहला बात। और दूसरा बात, कुछ कुछ पॉइंट जो है ना बाहर से भी लिया गया है इसमें, ताकि हर एक चीज़ों को सीक्वेंस में अरेंज करके आपको बताया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया कि प्लास्टिड्स जो है ये ह्यूमन बींग्स में या फिर आप कह सकते हैं कि ह्यूमन सेल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये केवल और केवल प्लांट सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, आगे, प्लास्टिड्स आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। यानी कि जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है बाहर से यदि आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर जिस प्रकार का है, उसी प्रकार का हमारा प्लास्टिड भी दिखता है। ठीक है, बाहर से देखने में। लेकिन हाँ, अंदर का जो इसका अपना फीचर्स होगा या फिर उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बाहर से देखने पे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों एक ही जैसा लगता है। आगे, प्लास्टिड्स ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का अपना राइबोसोम्स होता है। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। देखो, हालांकि प्लास्टिड्स तो 3 प्रकार का होता है ना, लेकिन यहाँ पे फिलहाल अभी आपको, हालांकि 3 प्रकार का होता है, वो तीसरा वाला प्रकार हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। नाम आप सुने होंगे। लेकिन बेसिकली यदि बात किया जाए तो हम लोग बेसिकली कह देते हैं कि प्लास्टिड जो है ना वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, लेकिन यदि असल में देखा जाए तो वो 3 प्रकार का होता है। यदि एग्जाम में आए तो आप तीनों लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहला हमारा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या है? कलर्ड प्लास्टिड्स एक्सेप्ट ग्रीन कलर। यानी कि ये क्रोमोप्लास्ट के पास हर कलर प्रेजेंट रहेगा, बस ग्रीन को छोड़कर, क्योंकि ग्रीन कलर का जो होता है वो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट वैसा प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट वैसा प्लास्टिड है जिसके पास हर कलर प्रेजेंट है, बस ग्रीन को छोड़कर। अच्छा, इसलिए आप देखते होंगे कि कोई कोई प्लांट का जो पत्ता होता है वो हरा होता है, किसी का पत्ता थोड़ा सा लाइट ग्रीन होता है, किसी का थोड़ा सा हल्का येलो होता है। यानी कि हर एक प्रकार का, जैसे रोज का यदि आप देखेंगे तो उसमें ग्रीन और रेड दोनों मिक्स रहता है ना। तो वो किसके वजह से हो रहा है? वो हो रहा है हमारा क्रोमोप्लास्ट की वजह से। लेकिन हाँ, क्रोमोप्लास्ट में ग्रीन कलर प्रेजेंट नहीं है, ख्याल रखिएगा इस बात को। ग्रीन कलर हमारा क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है। आगे है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है भाई? वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। यानी कि ये जो है ना पूरी तरीके से वाइट है, इसके पास कोई अपना कलर नहीं है। ये हो गया हमारा ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ है, ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनेल्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेनुअल्स आर स्टोर्ड। यहाँ पे आर कर लीजिएगा, आर छूट गया है, ARE। ठीक है, आर स्टोर्ड। यानी कि ये ल्यूकोप्लास्ट हमारा प्लास्टिड का वैसा टाइप है जहाँ पे प्लांट का जो हमारा स्टार्च होता है, ऑयल्स होता है, प्रोटीन होता है, ये सारा का सारा हमारा यहाँ पे स्टोर्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अब है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो देखो, हमने आपको बताया कि प्लास्टिड के बारे में यहाँ जब पूछा जाए, हालांकि 2 ही है हमारा बेसिकली, लेकिन जब आपसे पूछे प्लास्टिड के बारे में ना, तो आप ये तीनों लिखिएगा, क्योंकि तीनों का तीनों हमारा प्लास्टिड का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर प्लास्टिड्स। ये स्पेशली ग्रीन कलर का ही होता है, इसके पास कोई दूसरा कलर नहीं, सिंपल सा ग्रीन कलर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये ग्रीन कलर के वजह से ही अधिकतर प्लांट आपको ग्रीन दिखते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ फूड। बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपने पढ़ा है कि जब प्लांट अपना भोजन बनाता है तो वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सनलाइट लेता है, वाटर लेता है और मिनरल्स लेता है, और क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट आप कह सकते हैं बेसिकली, वो तो प्लांट के अंदर ही प्रेजेंट रहता है ना। तो ये क्लोरोप्लास्ट बेसिकली फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, यानी कि प्लांट अपने भोजन को अच्छे तरीके से बना पाए, उसमें हेल्प करता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे, क्लोरोप्लास्ट हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग्स। क्लोरोप्लास्ट के भी 2 मेम्ब्रेन कवरिंग है, मतलब कि ये भी 2 लेयर से अंदर से घिरा हुआ है। इसके बाहर 2 लेयर होगा और इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो दोनों बाउंड्री के अंदर होगा। ठीक है, आगे, क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी एंड यूटिलाइजेज इट टू मैन्युफैक्चर फूड फॉर दी प्लांट। यानी कि सनलाइट को जो कैप्चर करेगा प्लांट में, उसके लिए भी कोई हिस्सा होना चाहिए कैप्चर करने के लिए, तो वो सनलाइट को कैप्चर करने का काम हमारा
क्लोरोप्लास्ट करता है और उसी सनलाइट से फिर हमारा प्लांट जो आगे चल के भोजन बनाता है। किसके हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के हेल्प से, ठीक है, और मिनरल्स भी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिबरेट ऑक्सीजन। आपको मालूम है, अच्छा, प्लांट बाहर से इन्वायरमेंट से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ता क्या है? ऑक्सीजन। तो वही बात है, तो ये सारा का सारा काम यदि आप देखेंगे स्पेशली तो वो क्लोरोप्लास्ट का होता है, ठीक है। आगे स्ट्रोमा फिर क्या होता है? देखो स्ट्रोमा क्या है? द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाले स्ट्रक्चर को यदि आप देखेंगे ना, सेल का डायग्राम आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें यदि आप देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत ही न्यूमरस मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि छोटे छोटे झिल्ली टाइप के आपको उसमें देखने को मिलेंगे। उसी ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि उसी स्ट्रक्चर को बेसिकली लोग कहते हैं स्ट्रोमा। तो यदि आप पूछे क्लोरोप्लास्ट टॉपिक के अंदर पूछे कि स्ट्रोमा क्या है, तो आप बताइएगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेन हमारे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। उसी स्ट्रक्चर को बेसिकली हम लोग कह देते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है। चलो इसको अगले वाले क्लास में ही कवर करते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि शॉर्ट में हम लोग इसको ER भी कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और ये भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेल ही है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए, डायग्राम में आपका वहाँ पे बना हुआ होगा, है ना। यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं भी बना हुआ है तो सिंपली आप वहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिए और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखिए, क्योंकि ये दोनों रफ और स्मूथ दोनों जो है ना इसी का क्या है हमारा टाइप है, ठीक है। तो आप अपने डायग्राम में देखिए, तो आप अपने सामने एनसीईआरटी बुक को रखिए या फिर कोई दूसरा रेफरेंस बुक है ऑनलाइन वाले बच्चे, तो आप वो भी अपने सामने रखिए और उसमें आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखिए स्ट्रक्चर कैसा है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है भाई? बेसिकली अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यदि आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम में तो बहुत ही मेम्ब्रेन का नेटवर्क है, मतलब कि बहुत ही झिल्ली उसमें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और वो सारा का सारा ट्यूब और सीट के जैसा दिखेगा। ट्यूब का मतलब थोड़ा सा पाइप जैसा उस प्रकार का दिखेगा, और सीट का मतलब यहाँ पे एक पाइप एक के ऊपर रखा हुआ ऐसा आपको प्रतीत होगा, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक स्मूथ और एक रफ, तो वही आपके डायग्राम में दिया हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स राउंड और ऑबलॉन्ग बैग्स। बैग्स का मतलब यहाँ पे वेसिकल्स कहा गया आपके एनसीईआरटी बुक में, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो वो बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना लॉन्ग यदि लंबा टेब्यूल जैसा दिखेगा। टेब्यूल्स का मतलब बेसिकली आप समझिए लॉन्ग और रड के जैसा दिखेगा, ठीक है, और राउंड रहेगा। ऑबलॉन्ग बैग मतलब कि वेसिकल्स जैसा तरीके से आप कह सकते थोड़ा सा टेढ़ा, पूरा सीधा नहीं रहता, ये थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, ठीक है। आगे the endoplasmic reticulum membrane is similar in structure to the plasma membrane। लेकिन इसका जो मेम्ब्रेन रहता है, बाहर का जो बाउंड्री रहता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसा ही देखने में लगता है, ठीक है। आगे देखिए the endoplasmic reticulum varies greatly in appearance in different cells। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि हर एक यानी कि अलग अलग प्रकार के सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो अपीयरेंस है यानी कि जो उसका स्ट्रक्चर है बाहर का देखने का, वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। नेटवर्क सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है ऐसा प्रतीत आपको होगा। तो बेसिकली क्या बना रहा है? अपना एक नेटवर्क बना रहा है। आगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ materials especially proteins between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। यानी कि हालांकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो बहुत सारा फंक्शन है, लेकिन उसमें से एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि ये ना बॉड यानी कि सेल के अंदर प्रोटीन को पहुंचाने का काम भी करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में। इन सभी चीज़ों में ये जो है, और चूंकि साइटोप्लाज्म का बात हो गया तो साइटोप्लाज्म में जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेल्स हो गए सबको प्रोटीन पहुंचाएगा, वो पहुंचाने का काम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है।
आगे द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का मतलब है कि ये एक तरीके से ना पूरा का पूरा मतलब साइटोप्लाज्म में तो रहेगा ही, और वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये अच्छा खासा जगह छेक लेता है हमारा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, वही यहाँ पे था साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क का मतलब। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER शॉर्ट में कहेंगे, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। चलिए इन दोनों के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। तो पहले देखेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। देखिए लिखा हुआ है The rough endoplasmic reticulum looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface। ये रफ देखने में लगता है, यानी कि थोड़ा सा खुरदरा टाइप का देखने में लगेगा, ऊपर नीचे इस प्रकार का। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर ना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स जाके चिपका हुआ रहता है, ठीक है। आगे the ribosomes which are attached to its surface are the sites of protein मैन्युफैक्चर। अब चूंकि भाई राइबोसोम्स का काम ही क्या होता था, प्रोटीन को बनाना, हमने पढ़ा है। तो जब वो RER के ऊपर चिपका हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसको वो क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आगे द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल्स डिपेंडिंग ऑन नीड। अच्छा यहाँ पे NEED छूट गया है तो D कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जिस जिस हिसाब से सेल को चाहिए प्रोटीन उस हिसाब से RER जो उसको पहुंचाने का काम भी करता है, ठीक है। आगे उसके बाद है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें है द SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स एंड लिपिड्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। देखिए ये जो लिपिड होता है ना और जो आपका फैट होता है वो बेसिकली वही फैट है जो हमारे बॉडी में हम लोग कहते हैं ना कि फैट बढ़ गया भाई, चर्बी बढ़ गया, वही चीज़ है। तो वो चर्बी बढ़ाने का काम किसका है, हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, ठीक है। आगे अच्छा हाँ, फैट भी हमारे शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको क्या लगता है कि हमारे बॉडी में जो फैट है, जो चर्बी है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो हम सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं। हमारे बॉडी के लिए जिस हिसाब से कार्बोहाइड्रेट जरूरी है, प्रोटीन जरूरी है, उसी प्रकार से फैट भी जरूरी है, लेकिन हाँ एक लिमिटेड मात्रा में। ऐसा नहीं कि खाए जा रहे हैं पूरा एकदम 6 पैक्स के बदले फैमिली पैक निकल गया है ना, तो वो चीज़ खराब हो जाता है। इसीलिए आप देखते होंगे कि अक्सर आदमी जो है ना मोटा जो दिखता है वो मोटा बेसिकली इसलिए दिखता है क्योंकि उसका चर्बी बढ़ चुका होता है, और चर्बी का मतलब वहाँ पे फैट। इसलिए वो जिम जाता है, पार्क में जाके दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है ताकि उसका जो फैट है वो कम हो सके, ठीक है। आगे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है, देखो some of the proteins and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis। अच्छा यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का बात हुआ है, तो ये जो हमारा कहाँ गया, हाँ ये जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट को लिपिड को बनाने में जो मदद करता है, यानी कि जो पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर करने में जो हेल्प करता है, वही हमारा फैट और वही लिपिड एक तरीके से हमारे सेल मेम्ब्रेन को डिजाइन करने में भी मदद करता है। यानी कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दोनों नाम तो सेम ही है बेसिकली, उसको हेल्प करता है अपने आप को डेवलप करने में, अपने आप को मजबूत करने में। कौन? लिपिड और प्रोटीन, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बेसिकली हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस से आप क्या समझते हैं, तो आप बोलिएगा कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो अपना सबसे पहले तो प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है, फैट बनाता है, और वही प्रोटीन, फैट, लिपिड सब के सब हमारे सेल मेम्ब्रेन को ही बनाने में मदद करता है। उसी प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। आगे सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, और उसी में से हमारा जो कुछ प्रोटीन है, कुछ लिपिड्स है, वो एक एंजाइम की तरह परफॉर्म करता है और एक हार्मोन की तरह परफॉर्म करता है। अच्छा यहाँ पे ना हार्मोन्स के बारे में आप जानते हैं, हार्मोन्स का मतलब है कि वो हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे आपने पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, एड्रिनल ग्लैंड, ये सब हमारा बेसिकली हार्मोन रिलीज करता है। तो हार्मोन के बारे में आप जानते हैं। हार्मोन का सिंपली मतलब यहाँ पे कि अलग अलग बॉडी पार्ट में हार्मोन पाया जाएगा और उनका फंक्शन अपना अलग होगा। एंजाइम का मतलब क्या होता है बताते हैं। देखिए एंजाइम ना एक तरीके से, हालांकि पूरे बॉडी में हमारा एंजाइम फैला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पूरे बॉडी में हार्मोन फैला हुआ है उसी प्रकार से हमारे पूरे बॉडी में एंजाइम फैला हुआ है, और एंजाइम का हर एक बॉडी पार्ट में अपना काम अलग है। जैसे एक एंजाइम ऐसा भी होता है जो आपके भोजन को पचाने में मदद करता है। तो एंजाइम का बेसिकली काम ये होता है कि जिस जिस बॉडी पार्ट में वो है वहाँ पे उनको काम बांट दिया गया हमारे बॉडी के द्वारा, भाई तुम्हारा ये काम है तुम ये काम करो।
जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इंजाइम्स हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी इंजाइम है ना, सबका काम अपना अलग अलग है। आगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। यानी कि मान लीजिए यदि हमारे सेल के अंदर गलती से जहर आ गया, ड्रग्स आ गया, थोड़ा सा जहरीला चीज़ आ गया, तो उसको ख़त्म करने का भी काम हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो मतलब सोच रहे हो, देखो किस प्रकार से हमारा बॉडी एकदम डिजाइन है, हर एक चीज़ों के लिए अलग अलग सेल ऑर्गेन्स बने हुए हैं, है ना। चलिए, तो ये भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इसको लगातार इसका जो यदि आपको डायग्राम देखना है तो आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है गोल्गी एपरेटस, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा टॉपिक है गोल्गी एपरेटस, और ये भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेल्स है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द गोल्गी एपरेटस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। यानी कि सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस जैसा भी कुछ होता है, इसको खोज के बताया किसने, कैमिलो गोल्गी ने। और चूंकि कैमिलो गोल्गी जी ने खोजा इस चीज़ को, तो इसलिए उसका नाम भी पड़ गया गोल्गी एपरेटस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिस्टर्न क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से, इसको आप पढ़ेंगे ना तो एक वर्ड मिलेगा एनसीईआरटी में, सिस्टर्न। ये क्या होता है, देखिए गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टिक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स। यानी कि गोल्गी एपरेटस, सबसे पहले आप अपने बुक में देखिए डायग्राम को। गोल्गी एपरेटस को आप अच्छी तरीके से तब समझ पाएंगे जब आप अपने एनसीईआरटी में जो गोल्गी एपरेटस का डायग्राम दिया हुआ है उसको आप देखिए। फिगर नंबर है आपका 5.6 प्लांट सेल लिखा हुआ है और पेज नंबर आपका 64 है, ठीक है। जरा देखिए उसको ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर इन स्टिक कॉल्ड सिस्टर्न। यानी कि आप देखेंगे कि बाउंड मेम्ब्रेन जैसा, गोल गोल जैसा ना, रड के जैसा, लेकिन वो रड जैसा नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, वो एक के ऊपर एक रखा हुआ प्रतीत आपको होगा, है ना, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो उसी सिस्टम को, यानी कि उसी अरेंजमेंट को बेसिकली हम लोग कह देते हैं सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज मेम्ब्रेन्स हैव कनेक्शंस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि यहाँ पे आप ये समझिए कि जो गोल्गी एपरेटस का मेम्ब्रेन होता है वो जुड़ा हुआ रहता है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ठीक है। आगे, द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। अब जरा देखिए, हमने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारा दो आता है, रफ और स्मूथ, तो वो भी अपना क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, लिपिड बनाता है, फैट बनाता है। तो उनको पहुंचाने का काम किसका है, गोल्गी एपरेटस का है। तो वो पहुंचाता कैसे है, पैक करके, यानी कि बक्स एक तरीके से पैकेट में बांध लेगा और हर एक बॉडी पार्ट तक उसको जहाँ जहाँ उसका टारगेट है, यानी कि जहाँ जहाँ उसको पहुँचाना है वहाँ वहाँ वो पहुँचा देगा। वो पहुँचाने का काम कौन करेगा, यहाँ पे गोल्गी एपरेटस करेगा, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना लिपिड, प्रोटीन, फैट ऐसा बनाता है, उसको हर एक टारगेट तक पहुँचाने का काम किसका है, काम है हमारे गोल्गी एपरेटस का। बोलेगा कि कैसे पहुँचाता है, तो बोलेगा पैक करके, यानी कि पैक के रूप में, ठीक है। आगे, इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। यानी कि सिंपली आप यहाँ पे समझिए कि गोल्गी एपरेटस का काम ये है कि जो प्रोटीन, लिपिड, फैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा उसको स्टोर करना, मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करने का मतलब उसको अच्छे तरीके से अरेंज करके उसको पैक करना। पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स, वेसिकल्स का मतलब उसका डायग्राम है गोल्गी एपरेटस का, बेसिकली उसमें वो अपना स्टोर करके उसको रखता है पैक करके, और जब जब सेल को जरूरत पड़ेगा तब तब उसको अपने बॉडी से निकाल के पहुंचा देगा, ठीक है। आगे, द कॉम्प्लेक्स सुगर्स आर मेड फ्रॉम सिंपल सुगर्स इन द गोल्गी एपरेटस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ना सोचते हैं कि सर यहाँ पे जो शुगर का बात हो रहा है वो चीनी वही है, चीनी जो हम लोग खाते हैं, जो चाय में देते हैं, नहीं, ये चीनी अलग है, ये शुगर अलग है। ये शुगर ना बेसिकली हमारे कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत ही छोटा सा रूप होता है। आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, आप जानते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट को जब आप ब्रेक करेंगे ना, यानी कि हमारे कार्बोहाइड्रेट जब हमारे बॉडी में पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है अपने शुगर में, ठीक है। तो ये जो शुगर है वो सिंपल शुगर से बनेगा, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे शुगर से मिलकर हमारा कॉम्प्लेक्स शुगर बनेगा, और ये भी बनाने का काम किसका है, गोल्गी एपरेटस का है, ठीक है।
आगे द गोल्गी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स, और गोल्गी apparatus जो है लाइजोसोम्स को बनाने में मदद करता है। तो अगला वाला हमारा लाइजोसोम्स ही होने वाला है, ठीक है। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है लाइजोसोम्स के बारे में। Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell. Lysosomes help to keep the cell clean by digesting foreign material such as bacteria and virus. देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है Lysosomes helps to keep this cell clean by digesting foreign material such as bacteria and virus. Foreign material का मतलब जो बाहर का है, ठीक है। तो Lysosomes, अच्छा आप जरा समझिएगा ध्यान से, सेल है तो वो लिविंग पार्ट है हमारे बॉडी का, और चूंकि सेल है साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, और साइटोप्लाज्म में अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेल्स भी है, और सबका सब लिविंग है। और जब वो लोग एनर्जी ले रहा है, वाटर ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, सब कुछ जब वो परफॉर्म कर रहा है, तो क्या वो वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट करेगा कि नहीं करेगा? वेस्ट प्रोडक्ट बिल्कुल करेगा, वेस्ट अपना प्रोडक्ट वो जनरेट करेगा। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकालने का काम जो है ना, वो हमारा लाइसोसोम्स का है। और दूसरा बात, सेल के अंदर यदि गलती से बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो उसको मारने का काम भी जो है हमारा लाइसोसोम्स का ही है, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ हमारा सेल डिजाइन किया गया है, और इसमें हर एक सेल ऑर्गेनेल्स का फंक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Lysosomes also remove the worn out and poorly working cellular organelles by digesting them to make way for their new replacements. मतलब कि सेल के अंदर यदि कोई सेल ऑर्गेनेल्स उसका टाइम पूरा गया, वो डेड हो गया, मर गया, वो ब्रेक हो गया, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको भी उठा के बाहर फेंकने का काम लाइसोसोम्स का ही है। यानी कि पूरी तरीके से लाइसोसोम्स को जिम्मेदारी दे दिया गया है सेल के द्वारा कि देखो भाई तुम्हारा काम ही जो है ना, इसके अंदर कचरा कूड़ा ये सब जो उठा के बाहर फेंकना है, ठीक है, ये इनका काम है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम विच ब्रेक डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसा कि हमने आपको बताया था, एंजाइम का मतलब क्या होता है? एंजाइम का मतलब है कि भाई हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए जिस प्रकार से हार्मोन है, उसी प्रकार से अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में एंजाइम भी है। हमने आपको एग्जांपल दिया था डाइजेस्टिव सिस्टम का। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो करते क्या है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को ब्रेक करते हैं, यानी कि हमारे भोजन को पचाते हैं, ठीक है। तो ये लाइसोसोम्स हर एक प्रकार के वेस्ट मटेरियल को ब्रेक करके बाहर कैसे निकाल पा रहा है? इसलिए निकाल पा रहा है क्योंकि इसके पास एक बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है, एंजाइम होते हैं, और वो एंजाइम क्या करता है, बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट पे हमला करता है, अटैक करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और जाके लाइसोसोम्स को बाहर निकाल देता है फिर, ठीक है। इसीलिए वो अपना सारा काम कर पाता है। उसके बाद व्हेन द सेल गेट्स डैमेज्ड, लाइसोसोम्स में बस्ट एंड द एंजाइम्स digest their own cell. सोचो, therefore lysosomes are also known as the suicide bag of a cell. मतलब यहाँ पे ये है कि जब हमारा सेल डैमेज हो जाता है, अब चूंकि भाई सेल हमारा है और सेल भी एक लिविंग पार्ट है, तो जिस प्रकार से हम लोग ह्यूमन बींग समय पूर्णतः हम लोग मर जाते हैं, समय के बाद हम लोग मर जाएंगे, उसी प्रकार से हमारे सेल का भी तो जीवन होता होगा, बिल्कुल होता है। तो जब हमारा सेल डैमेज होता है या फिर जब उसका लाइफ पूर जाता है, तो यहाँ पे बेसिकली बात हो रहा है डैमेज का, ठीक है। तो जब सेल हमारा डैमेज होता है उस समय पे लाइसोसोम्स अपने आप क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, बहुत मतलब कि फट जाएगा। अब जरा सोचो, लाइसोसोम्स सारे के सारे वेस्ट प्रोडक्ट को अपने पास इकट्ठा किया हुआ है, और वो खुद जब फट जाएगा तो क्या पूरे सेल में गंदगी फैलेगा कि नहीं फैलेगा? बिल्कुल फैल जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सुसाइड बैग कहते हैं। और जब लाइसोसोम्स फटेगा, और वो अपने आप नहीं फटता है, तब फटता है जब सेल में कुछ गड़बड़ी होता है ना। और जब सेल में कुछ गड़बड़ी हुआ, एक तरीके से हमारा सेल डैमेज हुआ, तो फिर हमारा जो लाइसोसोम्स है और उसके अंदर जो भी प्रेजेंट एंजाइम्स हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेक करने का काम कर रहा है, वो सब का सब अपने आप फट के बाहर निकल जाएगा। और जब बाहर निकलेगा तो फिर पूरी तरीके से हमारे सेल को वो ले डूबेगा, है ना। और ये क्या हर एक सेल को ले डूबेगा? नहीं, जिस सेल में लाइसोसोम्स फटेगा उसी सेल को वो ले डूबेगा, पूरी तरीके से मर जाएगा। और इसीलिए जो लाइसोसोम्स को है ना, उसको हम लोग सुसाइड बैग ऑफ दिस सेल कहते हैं, यानी कि सेल का सुसाइड बैग है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। मतलब कि
लाइसोसोम जो है पूरी तरीके से वो घिरा हुआ रहता है चारों तरफ से, और उसके अंदर हमारा पूरी तरीके से डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है, और इस डाइजेस्टिव एंजाइम का काम ही है वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर हमला करना, अटैक करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना और उसको फिर बॉडी से बाहर निकाल के फेंक देना। ठीक है, दीज एंजाइम्स आर मेड बाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन ये जो एंजाइम है जो कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को ब्रेक करने का काम कर रहा है लाइसोसोम्स के अंदर, वो एंजाइम्स किसके द्वारा बनाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। तो देखो बार बार ना हम लोग कुछ और पढ़ रहे हैं, किसी और के बारे में पढ़ रहे हैं, बीच में किसी और के जिक्र हो जा रहा है, तो सब चीज़ यहाँ पे कनेक्टेड है ना, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। चलिए, इसके बाद हमारा एक बच रहा है वैक्यूल, इसके बारे में भी हम लोग आज पढ़ लेते हैं। चलो इसको अगले वाले क्लास में करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग अपने इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, और ख़त्म हम लोग करेंगे अपने लास्ट सेल ऑर्गेनेल को पढ़ के, नाम है उसका वैक्यूल्स। ठीक है, चलिए ज़रा देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेक फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। मतलब यहाँ पे ये हो गया कि हमारे सेल के अंदर जो भी सॉलिड या फिर लिक्विड कंटेंट है, मतलब यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड कंटेंट का मतलब क्या है? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी सेल के अंदर चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, उसको कंटेन करने का काम हमारा वैक्यूल करता है। ठीक है, आगे देखो फिर वैक्यूल। अच्छा, इसमें फिर सॉलिड और लिक्विड में क्या क्या हो सकता है जरा बताइए तो। सॉलिड में हमारा भोजन सॉलिड हो सकता है, लिक्विड में हमारा वाटर हो सकता है, पानी हो सकता है। तो फूड, वाटर, इन सबको कंटेन करने का जो काम है वो वैक्यूल का काम है। ठीक है, आगे वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल्स वाइल प्लांट सेल्स हैव वेरी लार्ज वैक्यूल्स। यानी कि एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज थोड़ा सा आपको छोटा देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज आपको बहुत ही बड़ा देखने को मिलेगा। किसमें? प्लांट सेल में। ठीक है, इसको आप अपने डायग्राम में भी देख सकते हैं, अपने एनसीईआरटी बुक में देखिए, उसमें वैक्यूल का कितना अच्छा खासा मतलब दिया हुआ गया होगा, है ना, दिया हुआ है, देखिए कहाँ पे, हाँ जरा देखिए कितना बड़ा है एकदम, है ना। तो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, आगे द वैक्यूल ऑफ स्मॉल प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50% to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। यानी कि हम लोग एक छोटे से प्लांट सेल का बात करें हम लोग, यानी कि द वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50% to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। यानी कि प्लांट, अच्छा यहाँ से आपको मालूम तो चल गया कि प्लांट सेल में जो वैक्यूल का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो प्लांट सेल में वैक्यूल 50% से लेकर 90% जगह तक वो छेक सकता है पूरे सेल का। सोचो तो यार, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारा। ठीक है, आगे इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू दिस सेल। यहाँ पे पूरी तरीके से हमारा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा वैक्यूल है खास करके प्लांट में, वो तरीके से प्रोवाइड करता है टर्जिडिटी और रिजिडिटी को, मतलब कि तरीके से ठोसपन उसको प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैनी सबस्टांसेस लाइक एमिनो एसिड्स, sugar, various organic acids and some proteins which are important for the life of plant cells are stored in vacuoles। यानी कि एक प्लांट सेल को जिंदा रहने के लिए जो चीज़ों का ज़रूरत है वो सारा का सारा चीज़ जो है वैक्यूल में ही स्टोर्ड रहता है। ठीक है, आगे इन सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम्स दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। अमीबा के बारे में यदि आपने कभी सुना है तो उसमें जो फूड वैक्यूल होता है उसमें भी काम उसका सेम है। फूड वैक्यूल है तो क्या करेगा, फूड को पूरी तरीके से अपने अंदर कंटेन करके रखेगा, और जब जब जरूरत पड़ेगा तब तब फूड को बाहर निकाल के हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंचाता रहेगा। ठीक है, आगे इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेसिव वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल। यानी कि कुछ तो हमारे ऐसे भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें वैक्यूल का अपना अलग ही रोल है। देखो हालांकि इसमें आप ये जान गए कि वैक्यूल का मतलब है सॉलिड और लिक्विड चीज़ों को अपने अंदर कंटेन करके रखना, है ना। लेकिन कभी कभी ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में खास करके वैक्यूल का काम थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। वो क्या करता है,
एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम दिस सेल, यानी कि थोड़ा बहुत हमारे सेल में जो ज़्यादा पानी है, यानी कि ज़्यादा वाटर है या फिर ज़्यादा हमारा वेस्ट इकट्ठा हो गया है, उसको बाहर निकालने का भी काम करता है। कौन? वैक्यूल। लेकिन क्या हर एक सेल में? नहीं, सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल में, ठीक है। लेकिन मल्टी सेलुलर में तो इसका काम केवल और केवल भोजन को या फिर लिक्विड को इकट्ठा करने का है। लेकिन यूनिसेलुलर में इसका काम थोड़ा सा कभी कभी डिफरेंट भी हो जाता है, जिसके वजह से ये कभी कभी काम ये करने लगता है कि जितना भी एक्सेसिव वाटर है सेल में उसको बाहर कर देगा, जो हमारा सम वेस्ट है, यानी कि जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे सेल में उसको भी वो बाहर करने का काम करने लगता है। क्योंकि देखो यूनिसेलुलर में ना सेल बहुत कम होते हैं, एक ही होता है पहला बात, तो उसमें हर एक चीज़ों को करने के लिए अलग अलग बॉडी पार्ट नहीं हो सकता है। तो एक ही कोई बॉडी पार्ट जो सेल का है वो 2-3 कामों को परफॉर्म कर लेता है ना, क्योंकि वो बहुत ही नाजुक सा सेल होता है यूनिसेलुलर। ये हो गया हमारा यहाँ पे वैक्यूल वाला टॉपिक भी खत्म, और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर था पूरी तरीके से खत्म हो गया। देखिए इस चैप्टर में ना आपको समझने वाला चीज़ बहुत कम था, याद रखने वाला चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा है ना। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और इसमें जो अब जो काम शुरू होता है वो आपका काम शुरू होता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। एमसीक्यू इसमें से बहुत सारे बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ वैक्यूल के साथ हमारा ये चैप्टर और ये टॉपिक भी पूरी तरीके से खत्म होता है। कहीं पे कोई समस्या किसी को? चलिए, कोई डाउट नहीं है ऑफलाइन वाले बच्चे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, और जहाँ तक बात है इसके नोट्स का, तो आप इसका नोट्स वीडियो को पॉज करके या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर बार बार अपने नोटबुक में लिखते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा, ठीक है। और इसमें जो भी सारा नोट्स है वो सबका सब आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। और हाँ, जैसा कि हमने कहा था कि इसमें कुछ पॉइंट जैसा कि हमको लगा कि बाहर से ऐड करना चाहिए ताकि नोट्स हमारा सिस्टमेटिक वे में बने, तो हमने उसमें ऐड भी किया है, ठीक है। चलिए, तो ये सब चैप्टर हमारा खत्म होता है। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले चैप्टर में एक नए शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।